ऑनेस्ट थे। एक मुकदमे के अंदर उन्होंने जितना पैसा मांगा उनको पैसा दे दिया गया, लेकिन वो मुकदमा 2 से 3 पेशियों के अंदर ही भुगत गया। आपने वो पैसा अकॉर्डिंगली उनको वापस किया। और उनका कहना यह था कि अगर कोई समझदारी से जो है ना कॉमन सेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ वो इन्वेस्ट करे इन रियल एस्टेट तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। क्या होगा? एक तो आपका एसेट महंगा हो रहा है, दूसरा ये कि आपको पता है जैसे जॉब में लोग ओवरसीज होते हैं, वो कहते हैं कभी जॉब भी सकती है। तो अगर उनके पास एसेट्स हैं तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो कम से कम बिल्कुल जो है ना वो फुटपाथ पे नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। आज की वीडियो में मैं दुनिया के ग्रेट्स जो लोग थे, जो बड़े अजीम लोग थे, उनका रियल एस्टेट के ऊपर जो ट्रस्ट था या उनका जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत कामयाब वकील थे, बैरिस्टर थे, बहुत पैसा कमाते थे, बड़ी रॉयल लिविंग थी उनके बम्बई में, दिल्ली में, कराची में, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स थी। कहीं पे प्लाजाज थे, कहीं पे उनके घर थे। जो पैसा कमाते थे वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे और इसीलिए वो इतना शाहाना जो एक लाइफ स्टाइल है वो इन्जॉय कर सकते थे। जब आपकी शादी हुई रत्ती भाई के साथ और वो ज़रा बहुत यंग थी, आप 40+ थे, वो 20+ थी, तो आप हनीमून के लिए गए थे श्रीनगर। तो उस वक़्त मैंने कहीं पढ़ा था, उस वक़्त जो वो वहाँ पे ना वो कश्तियाँ होती हैं जो उस पे दरिया पे रहती हैं और बड़ा एक रॉयल सा उसका अरेंजमेंट होता है कश्तियों का। तो उसके ऊपर जो है ना वो तकरीबन कोई 25,000 का ख़र्चा आया था, कॉस्ट आई थी 25,000 के करीब। उस कश्ती की तज़ीनो आराइश के लिए 15 से 18 दिन कायद आज़म और रती भाई, उनकी जो वाइफ थी, वो रही थी वहाँ पे। तो यानी इतना शहाना उनका एक्सपेंडिचर और ख़र्चे और वो थे। ये क्यों था? ऐसा कैसे था? एक तो वो वकील बहुत कामयाब थे और पैसा वहाँ से बहुत उनको मिलता था और अपना मुँह मांगा मुआवजा लेते थे और वो सक्सेसफुल थे, लोग देते थे मुँह मांगा मुआवजा, ऑनेस्ट थे। एक मुकदमे के अंदर उन्होंने जितना पैसा मांगा उनको पैसा दे दिया गया, लेकिन वो मुकदमा 2 से 3 पेशियों के अंदर ही भुगत गया। आपने वो पैसा अकॉर्डिंगली उनको वापस किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो बात हो चुकी, केस की डील हुई थी। आपने कहा नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 10, 12, 15 पेशियों पे ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 पेशियों में ही निपट गया, तो ये पैसा आपका वापस है। ये इंटेग्रिटी थी आपकी। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस से आपके सूट जो है ना आते थे बन के, और गाड़ियाँ उस क्लास की थी उनके पास उस वक़्त, और घर मैंने आपको बता ही दिया, बंगलोज थे और वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी वगैरह वगैरह, प्लाजास। अच्छा, और कायदा जो भी कोई इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं तो वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एक बात याद रखिए। और जो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते वो पैसा कमाते हैं और उसको उल्टा सीधा खर्च करके तो वो खाली करके चले जाते हैं। जो अगली नस्ल जो आती है फिर वो नया जो है वो कुआं खोदती है। खैर, कायद आज़म की तो आगे बेटी थी, उसके नाम ही सारा कुछ हुआ, और उनका जो उनकी जो बेटी का जो बेटा है वो इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो खैर फैमिली ऐसी थी, उनके वालिद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका लॉस हो गया था। फिर नए सिरे से कायद आज़म ने सारा कुछ बना लिया था। तो कायद आज़म रियल एस्टेट को बहुत समझते थे, इन्वेस्ट करते थे, बल्कि पाकिस्तान बनने के से पहले उन्होंने लाहौर और कराची के बंगले ले लिए थे। फिर उनकी वफात से भी कुछ 6 महीने पहले या 5 महीने पहले उन्होंने एक बंगला लिया था, ठीक है ना। इस तरह का उनका एक वो था, यानी वो जब वकालत नहीं कर रहे थे, सियासत कर रहे थे, उसमें पैसा भी खर्च होता था, तो साथ में उनका ये वाला था कि जिससे उनको पैसा आता था। फिर मैं अगर बात करूं अमेरिका की, तो उसके अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो अमेरिका बहुत ही क्राइसिस के अंदर था। फिर वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए थे, रोजवेल्ट जो हैं वो, उन्होंने अमेरिका को दोबारा अमेरिका बनाया था असल में। तो वो तारीख में उनका नाम बड़े अजीम हरूफ में लिखा गया, उनकी बड़ी वो है कि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत थी, अमेरिका को दोबारा खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और उनका कहना यह था कि अगर कोई समझदारी से जो है ना कॉमन सेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ वो इन्वेस्ट करे इन रियल एस्टेट तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। तो इसका मतलब है वो उन्होंने कहा तो वो भी ये करते होंगे। तो ये कुछ बातें हैं कि जो लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब थे और वो उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर साथ साथ इन्वेस्ट किया। यानी अगर वो
मैं समझता हूँ कायदा आज़म अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करते तो आप सोचे वो पैसा उनका उतना ना होता या जिस तरह से वो होता। अच्छा, रियल एस्टेट में एक और बात होती है, अगर आपके पास एसेट्स है ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ से यहाँ होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ भी हो गया, कुछ क्या होगा। एक तो आपका एसेट महंगा हो रहा है, दूसरा ये कि आपको पता है जैसे जॉब में लोग ओवरसीज होते हैं, वो कहते हैं कभी जॉब भी सकती है, तो अगर उनके पास एसेट्स हैं तो वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो वो कम से कम बिल्कुल जो है ना वो फुटपाथ पे नहीं आएंगे, वो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। उसकी पैसिव इनकम होगी, उसकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगी, वो नए एसेट्स को अगर शफल भी करते रहेंगे तो उसमें भी को कमा सकते हैं वगैरह, बेशुमार इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आपके पास कुछ असासे हों तो ये चंद बातें थी मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल हैं, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आप उसकी डाउन पेमेंट नहीं मैनेज कर पा रहे, अगर आपके पास पैसे नहीं हो रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी मशवरा है, आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऑनेस्टी के साथ हम आपको मशवरा देंगे सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएं और आपके एसेट्स हों, आप रिच हों और एक सक्सेसफुल और कामयाब और हैप्पी ज़िंदगी बसर करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।